Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about such translations which are related to songs. यानी आज मैं हिंदी गाने को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसे बताने जा रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर. आपके स्क्रीन पर यहाँ कुछ गाने के लाइंस दिख रहे होंगे, तो ध्यान रखिए इन्हें हम लोग वन बाय वन कर ट्रांसलेट करेंगे. तो इसे ट्रांसलेट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. इसके लिए मुख्यतः कुछ पॉइंट्स हैं, इसे नोट कर लें. पहला चीज़ है कि इसमें किसी भी सेंटेंस को ये पहचान लें कि वो किस टेंस पर आधारित है, या वो टेंस पर बनेगा या वॉइस पर बनेगा. दूसरा कि जब आप किसी गाने को ट्रांसलेट करेंगे तो ये निश्चित नहीं है कि उसका जो पहचान है, जैसा कि हम लोग टेंस में पहचानते थे, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि ता है, ती है, ते हैं, किसी वाक्य अंत में लगा होने पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, या ता था, ती थी, या ये लगा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा. तो ये निश्चित नहीं है कि हर एक वाक्य के अंत में ही गाने में आएगा, क्योंकि गाने के सेंस के आधार पर या गाने के रिदम या लय के आधार पर उसे कभी सेंटेंस के बीच में भी रख दिया जाता है क्रिया को, और कभी अंत में भी, और कभी शुरू में भी रख दिया जाता है. तो ध्यान रखें, ऐसे क्रिया को उसे पहचान लें और तब जाकर ट्रांसलेट करें. तीसरा पॉइंट है कि कभी कभी दो वाक्यों को एक साथ किसी कंजक्शन से जोड़ा गया होता है, तो वो दोनों वाक्य को अलग अलग कर लें और तब जाकर उसे ट्रांसलेट करें. चौथा, कभी कभी गाने के लय को या रिदम को मिलाने के लिए सेंटेंस को सही क्रम में नहीं रखा गया होता है, तो उसे ट्रांसलेट करते समय अपने मन में सही क्रम में सजाकर ही ट्रांसलेट करें. जैसा कि मैंने बताया, भाव को पहचानने के लिए कभी कभी भाव अंत में ना होकर कर शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है. वो गाने को लय मिलाने के लिए ऐसा होता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी 5 नंबर जो पॉइंट है, आपको याद रखना है, कभी कभी जब दो सेंटेंसेस एक साथ जुड़ा होता है या जोड़ा गया होता है, तो हिंदी में कंजक्शन को गाने के रिदम या लय को मिलाने के लिए उस कंजक्शन को छिपा दिया जाता है. तो ऐसे में आपको उस सेंटेंस के सेंस के आधार पर ये समझ लेना होगा कि कहाँ से उसमें कंजक्शन को छिपाया गया है. यानी उसी वाक्य, यानी एक वाक्य में दो वाक्य को ज्वाइंट किया गया है, तो उसमें अलग अलग कर आप उसको वाक्य को बनाएं और कंजक्शन को सेंस के आधार पर अपने अंग्रेजी में उसे स्पेंड करें, यानी ट्रांसलेट करें या उसे विस्तार में लिखें. और नेक्स्ट जो 6 नंबर पॉइंट है कि सेंटेंस के सेंस के आधार पर सही शब्दों को लिखें, या सेंस के आधार पर कहें या सेंटेंस के इमोशन के आधार पर लिखें. यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेंटेंस में जो जैसा कि हूबहू वर्ड लिखा गया है वो वैसा कभी कभी नहीं भी लिखना होता है, क्योंकि वो सेंस कुछ और देता है. तो उस सेंस के आधार पर हम लोग सही शब्दों को चुनकर लिखना चाहिए. और कभी कभी जो ऐसा भी होता है कि सेंटेंस को छिपा दिया जाता है, सेंटेंस में कोई वर्ड को छिपा दिया जाता है, जैसा कि कंजक्शन को छिपाना बताए थे अभी जस्ट पहले. तो इसी तरह कुछ वर्ड को भी छिपा दिया जाता है. तो उस सेंस के आधार पर उसे विस्तार में यानी स्पेंड कर उसे लिखें, तभी वो गाने का पूर्ण रूप से ट्रांसलेट होना समझा जाएगा. तो हम लोग सबसे पहले कुछ जो ये ट्रांसलेशंस जो आपको दिए गए हैं, यानी कि गाने दिए गए हैं, आप इसे वन बाय वन कर पहले समझ लें इसके सभी लाइन को, और तब जाकर हम लोग वन बाय वन कर समझेंगे, यानी ट्रांसलेट करेंगे. तो ध्यान रखिए, आपको पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि किस गाने पर आधारित ये गाने हैं, यानी या गाने के लाइन्स हैं. जैसे पहला है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई.
अब आप इतना से समझ गए होंगे कि ये किस गाने पर आधारित है। दूसरा, रूह में छू ली जिस्म की खुशबू तू जो पास आई। तीसरा, कब तक होश संभाले कोई। चौथा, होश उड़े तो उड़ जाने दो। और पांचवा, दिल कब सीधी राह चला है। छठा, राह मुड़े तो मुड़ जाने दो। और लास्ट वन जो है, जो 7 नंबर है, तेरा ख्याल में डूब के अक्सर अच्छी लगी तन्हाई। ये 7 ट्रांसलेशंस हैं। इन ट्रांसलेशन को हम लोग 1 बाय 1 कर कर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसके सेंस भी समझेंगे। ध्यान रखिए। जिससे पहला ट्रांसलेशन है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। तो ध्यान रखिए, सांस में तेरी सांस मिली, यानी कह रहा है कि जब तुम्हारी सांस मेरी सांस में मिली, यानी देखिए यहाँ पर जब छिपा दिया है कंजक्शन के रूप में जो होना चाहिए। और दूसरा चीज इसमें छिपाया है कि सांस में तेरी सांस मिली, यानी यहाँ दो व्यक्ति की बात हो रहा है। जब भी एक दूसरा व्यक्ति आपस में कोई प्यार करता है तो गाने, क्योंकि गाने जनरली प्यार से संबंधित हुए होते हैं, तो उसमें दो व्यक्ति का होना जरूरी होता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक व्यक्ति को यहाँ पर व्यक्ति की बात दे रहा है डायरेक्ट रूप से, लेकिन सेंस में दो आदमी है। जैसे सांस में तेरी सांस मिली, यानी सामने वालों को कह रहा है, अपने आप को नहीं कह रहा है। यानी जब तुम्हारी सांस मेरी सांस में मिली, यानी मिक्स हुई, तब कह रहा है तो मुझे सांस आई। ये बात पूरी तरह से सेंस के आधार पर हम लोग पहचाने। तो दूसरा चीज है कि ये किस टेंस पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको आई, या है, ई है, ए है रहता है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो इसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इस ट्रांसलेशन को बदला जाएगा, यानी इस गाने को ट्रांसलेट किया जाएगा। और नेक्स्ट इसका पॉइंट आपको समझना है कि सेंटेंस में यहाँ पर दो सेंटेंस है। यहाँ देखिए, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। ये दोनों सेंटेंस को अलग अलग बनाएंगे, और यदि आवश्यकता पड़ेगा तो बीच में भी तोड़ तोड़ कर हम बनाएंगे। तो देखिए, पहले हम लोग बना ले सांस में तेरी सांस मिली। तो देखिए, वेन योर ब्रेथ मिक्सड इन माई ब्रेथ। यहाँ ब्रेथ नाउन है, यानी जब तुम्हारी श्वास या सांस मेरे सांस में मिलती है या मिली, यानी पास्ट की बात कह रहा है। तो आई वॉज एबल टू ब्रीथ अगेन। यहाँ देखिए, ब्रीथ में ई लगा हुआ है अंत में, और यहाँ ई ये नहीं लगा है ना, यहाँ लगा है। तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन है, ई नहीं लगा है तो नाउन है, और ई लग गया तो भव है, यानी भव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आई वॉज एबल टू ब्रीथ अगेन, ये कह रहे कि मुझे सांस आई। इसे हम ऐसे भी बना सकते, आई कूड ब्रीथ अगेन। अब यहाँ पर दोबारा की बात नहीं आ रहा है, फिर की बात नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंस जो दे रहा है कि जब एक व्यक्ति पहले से तो खुद का सांस था ही, और एक और व्यक्ति जब मिल रहा है यानी प्यार कर रहा है, तब उसको ये सेंस में कह रहा है कि उसे सांस आई। तो यानी कि अगेन की बात कह रहा है, यहाँ पर आपको सेंस में छिपा है। तो ध्यान रखिए, यही सेंस है जिसे आपको स्पष्ट कर कर लिखना होगा। इसीलिए मैंने बताया कि सेंस के आधार पर उसके वर्ड छिपे होंगे तो उसे निकालना होता है। तो पहला हमारा अगेन यहाँ निकला अलग से, यहाँ जो वर्ड में नहीं दिया था। दूसरा चीज हम निकाले कि यहाँ तेरी सांस यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरी सांस नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर मेरी सांस को निकाला गया सेंस के आधार पर। यहाँ जब का मीनिंग नहीं था, तो इसलिए जब को यहाँ पर कंजक्शन के रूप में निकाल दिया गया था, और तो के रूप में जो था यहाँ कोमा का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिए, इसमें दो चार बात छिपा था, उसे निकाल दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे ही समझ करके और सेंस के आधार पर किसी भी सॉन्ग्स को बनाने आ जाना चाहिए। इसे हम दूसरी तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे वेन योर ब्रेथ मेट विद माई ब्रेथ देन का मतलब होता है तो, या कोमा भी दे सकते हैं। आई वॉज एबल टू, देखिए यहाँ देन आई वॉज एबल टू ब्रीथ अगेन, यानी यहाँ पर जो कह रहा है कि
वही बात कह रहा है कि सांस में तेरी सांस से मिली तो मुझे सांस आई, यानी जब जब तुम्हारी सांस मेरे सांस में मिली तभी मेरी दोबारा सांस आई, ये बात कह रहा है पूरी तरह से। तो मैंने बताया कि आपको एक्सपेंड कर कर लिखना पड़ेगा, यानी विस्तार में लिखना पड़ेगा। जो सेंस छिपा है उस सेंस को निकालिए और अच्छी तरह उसे बनाइए। इतना आसान तो नहीं होता है गाने, इसलिए अभी तक कहीं भी किताब में या कोई ट्रांसलेट करना अभी तक इसका रूल्स नहीं देखे होंगे कि क्या इसका रूल होता है। तो ध्यान रखिए, आप हमेशा बने रहिए, और जो भी लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे गाने के लाइन से वो है, रूह में छू ली जिस्म की खुशबू तू जो पास आई। यानी ये कह रहा है कि रूह में छू ली, तो देखिए यहाँ छू ली ई आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा बीच में भव आ गया, यानी एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया। इसी सेंटेंस का हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में जिस्म की खुशबू यहाँ पर है, यानी ऑब्जेक्ट को अंत में दिया, आप भव को बीच में रख दिया। जनरली हमारा भव होता है सेंटेंस को पूरा करने के बाद, यहाँ होना चाहिए था इस सेंटेंस के, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि गाने के रिदम मिलाने के लिए, लय मिलाने के लिए भव को बीच में भी दे सकता है, अंत में भी, शुरू में भी दे सकता है। तो उसे सेंटेंस में अच्छी तरह आप अपने मन में सजा लीजिए और तब ट्रांसलेट कीजिए। तो यहाँ तो एक सेंटेंस है और उसके बाद कह रहा है कि तू जो पास आई, यानी एक यहाँ पर सेंटेंस अलग है। तो ध्यान रखिए, ये दोनों को हम लोग अलग अलग बनाएंगे। तो पहला हम लोग बना लें कि माई सोल टच्ड द फ्रेग्रेंस ऑफ योर बॉडी। यानी यहाँ सोल का मतलब होता है यानी रूह, प्राण, आत्मा, और छूली तो छूली का टच्ड हुआ, और द फ्रेग्रेंस ऑफ योर बॉडी का मतलब हुआ बॉडी को जिस्म कहा जाता है, और फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। यहाँ पर जो दिया है तुम्हारी, जो सेंस के आधार पर हम लोग स्पष्ट किए, कह रहा है कि रूह में छूली जिस्म की खुशबू, यानी किसकी, तुम्हारी, यानी जिससे वो प्यार कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यू हम लोग अलग से सेंस के आधार पर निकाल लिए। और दूसरा इसमें सेंटेंस है तू जो पास आई, यानी तू जो पास आई, तो जो का अर्थ तो ऐसे डैट या विच होता है या आपका हु होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है जो का सेंस जब के अर्थ में है, यानी जब यानी तू जो पास आई, यानी जब तुम पास आई। यानी देखिए यहाँ जनरली तू का प्रयोग सेंटेंस को जोड़ते समय बीच में जो का प्रयोग किया जाता है या जब का। अब इसको क्या किया गया है, सब्जेक्ट को पहले रख दिया गया तब जो का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम लोग एक लाइन में सजा लें तो यहाँ पर जो पहले आएगा, यानी जो का जब का अर्थ में है, जब तुम पास आई। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब का हो गया व्हेन यू केम का प्रयोग इसलिए कि आई है, यानी पास्ट इमीडियंस में है। केम टू मी मीन्स मेरे पास हो गया। व्हेन यू केम टू मी, ये भी ऐसे भी बना सकते हैं, व्हेन यू केम नियर या व्हेन यू केम नियर बाई, ऐसे भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अब देखिए, कब तक होश संभाले कोई। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहचान है ही, दिख ही नहीं रहा होगा कि किस टेंस पर ट्रांसलेट करें। तो ऐसे में आपको सेंस के आधार पर पकड़ना पड़ेगा कि ये सेंस क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे कब तक होश संभाले कोई, यानी ऐसा कह रहा है जैसे ये अपनी क्षमता को बता रहा है, ये कोई अपना कैपेसिटी को बता रहा है। तो ऐसे में क्षमता या कैपेसिटी को बताने के लिए, मेंटल या फिजिकल कैपेबिलिटी को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करते हैं और पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भव के रूप में कैन का प्रयोग करना पड़ेगा और भव को चुन लेना पड़ेगा कौन भव है। तो यहाँ पर संभालने के जो अर्थ में है, ये कंट्रोल करना, संभालना, यहाँ पर भव है। तो यहाँ पर हमारा कैन का प्रयोग होगा। और कब तक का होगा अर्थ है हाउ लॉन्ग। और यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये गाने की बात कह रहा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन जैसा लग रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, तो इसलिए बनेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क्स नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जवाब देने की बात नहीं है। करें कि हाउ लॉन्ग कैन वन कंट्रोल वन सेंसेस, यानी कह रहा है कि कब तक कोई, वन का मतलब यहाँ कोई व्यक्ति है, कंट्रोल माने वो संभाल सके, रोक सके, वंस माने अपना। यहाँ देखिए अपना का मीनिंग नहीं है, लेकिन अलग से आपको अपना का मीनिंग दिया गया है। और होश का मतलब हुआ सेंसेस,
तो यहाँ हाउ लॉन्ग कैन वन कंट्रोल वन सेंसेस, यानी कब तक होश संभाले कोई। इस तरह से आप इतने एडवांस लेवल की या इतने एडवांस लेवल से आप दिमाग चलाने लगेंगे तो आपको कोई भी ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। ध्यान रखिए, होश उड़े तो उड़ जाने दो। यहाँ ध्यान रखिए, ये उसके पहले वाले जो सेंटेंस था, जो जस्ट इसके पीछे, इसमें एक ही सेंटेंस आपको था, लेकिन इसके जस्ट बाद वाला सेंटेंस आपको देखने में लग रहा होगा एक, लेकिन इसमें दो सेंटेंस है। होश उड़े तो उड़ जाने दो। तो देखिए, होश उड़े एक सेंटेंस है यहाँ पर, और उड़ जाने दो। तो होश उड़े का बनेगा लेट द सेंसेस फ्लाई, यानी कह रहा है कि उड़ जाने दो, यानी क्या उड़ जाने दो, तो वो होश उड़ जाने दो। और कह रहा है कि यदि वो उड़ना चाहता है, इफ दे वांट टू, यानी दे का यहाँ सेंस के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, यानी इफ सेंसेस भी कर सकते थे यहाँ पर दे के स्थान पर, इफ सेंसेस वांट टू, यानी यदि सेंस यानी कह रहा है कि होश उड़ना चाहता है तो उसे उड़ जाने दो। ये इसका पूरी तरह से मैंने बताया कि हिंदी को अच्छी तरह समझ ले, यानी होश उड़े तो उड़ जाने दो। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान रखिए, दो जब भी अंत में रहता है, ये भी समझ लीजिए, तो उसमें शुरू में ही हम लोग लेट से बनाते हैं। और लेट से इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर कब या तो एडवाइस की बात होता है, या सजेशन की बात होता है, या आपको ऑर्डर की भी बात हो सकता है। तो ये सब व्यक्त करता है दो जब किसी सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो यहाँ लेट का प्रयोग किया गया है। लेट एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए। यहाँ फ्लाई वर्ब का पहला रूप है, सेंसेस सब्जेक्ट पूरा रूप में यहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट तो ऐसे यूज शुरू में छिपा हुआ है, और वर्ब यहाँ पर है, और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद एक भी1 का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट देखिए सेंस के बदले में है, यानी सेंस को बता रहे दे, और यहाँ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस। नेक्स्ट, दिल कब सीधी राह चला है, यानी इसका मतलब है कि कब का मतलब यहाँ वेन देंगे। हैज द हार्ट वॉक्ड स्ट्रेंथ, यानी कह रहा है कि दिल कब सीधी राह चला है। ये भी क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं। इसमें जनरली ये गाने में कहा जा रहा है। ध्यान रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करने पर उसके जवाब मिलने की बात होती है, यानी वहाँ जवाब मिलने वाला होता है, तो उस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क दे करके, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस पर वहाँ बनाते हैं, यानी उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसे जब उसमें उसकी जवाब मिलने, यानी उसी समय उसके जवाब या उसके जवाब देने की बात नहीं होती, केवल कहने की बात होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बनता है वो सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस ही जैसा। तो वेन हैज़ द हार्ट वॉक्ड स्ट्रेंथ, यहाँ ध्यान रखें कब का वेन हो गया, और ये चला है या है, ये जब होने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो बनता है सेंटेंस, तो हैज हो गया। और हार्ट यहाँ पर दिल के लिए आया है, वॉक माने चला है, और स्ट्रेंथ माने सीध है। नेक्स्ट, राह मुड़ी तो मुड़ जाने दो। तो लेट द वे, यहाँ मैंने पहले ही बताया कि दो हो तो लेट से शुरू करेंगे उस सेंटेंस को, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है वो सेंटेंस। तो लेट द वे का मतलब राह हुआ, टर्न यानी मुड़ जाने दो हो गया। लेट द वे टर्न यानी मुड़ जाने दो। इफ इट भी कह सकते हैं राह के लिए, वे भी कह सकते हैं, या पाथ भी कह सकते हैं हम लोग। वांट्स टू टर्न, यानी इट यहाँ सिंगुलर है इसलिए एस का प्रयोग किए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इट लेट वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पर यदि कह रहा है कि यदि वह मुड़ना चाहता है तो उसे मुड़ जाने दो। तो यहाँ राह मुड़ी तो मुड़ जाने दो, तो यहाँ पर देखिए चाहता है कि बात नहीं दिया है लेकिन आपको वाक्य से ऐसा लग रहा है कि इसका सेंस जो यही कह रहा है कि यदि वो मुड़ना चाहता है, टर्न करना चाहता है, तो टर्न होने दो। नेक्स्ट और लास्ट वन जो ट्रांसलेशन है ये है, तेरा ख्याल में डूब के अक्सर अच्छी लगी तन्हाई। यहाँ पर जो सेंटेंस है, तेरा ख्याल में डूबकर अक्सर, यहाँ एक सेंटेंस यहाँ तक दिया गया है, और उसके बाद है
अच्छी लगी तन्हाई ये अलग बनेगा। तो तेरा, तेरा यानी यूं कहेंगे ख्याल में डूब के अक्सर, यानी ये कह रहा है अच्छी लगी तन्हाई। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग इस सेंटेंस को जो बनाएंगे वो ऑफेन से शुरू करेंगे, यानी ऑफेन ड्रॉइंग इन योर थॉट्स, यानी कह रहा है कि अक्सर मैं आपके ख्याल में डूबा रहता हूँ। ड्रॉइंग क्या मतलब होता है, डूबे रहना। तो मैं अक्सर आपके ख्याल में डूबे रहता हूँ और ये डूब करके हमें अच्छा लगता है, यानी आपके सोच में मैंने मीन्स डूबा रहने का मतलब यह सोचता रहता हूँ यहाँ हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑफन ड्रॉइंग इन योर थॉट्स का प्रयोग किए, और जिसका अर्थ हुआ तेरा ख्याल में डूब के अक्सर। अच्छी लगी तन्हाई, इस यहाँ पर है सोलिट्यूड प्लीजेज मी, यानी अच्छी यहाँ तन्हाई क्या होता है, सोलिट्यूड। आप प्लीजेज का मतलब होता है अच्छा लगना, अच्छा लगा है उसको। और किसे, तो मुझे, जो कह रहा है वो अपने फीलिंग को बता रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर सेंस में छिपा हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर यहाँ पर बनाया गया, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे अच्छी लगी यानी बीता हुआ बात को बता रहा है, ये ऐसा लग रहा है। लेकिन ध्यान रखें कभी कभी कुछ गाने या वृत्तांत कथाओं को, पास्ट में बीते हुए वृत्तांत कथाओं को प्रेजेंट में भी हम लोग दर्शा सकते हैं और दर्शाते भी हैं, इसलिए प्रेजेंट में बना सकते हैं इसको, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। यानी सॉलिट्यूड प्लीज्ड मी, यानी अच्छी लगी तन्हाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।